हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं। पिछला चैप्टर जो मैंने आपके लिए बनाया था वो था ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन अब मैं आगे ना बढ़ के पीछे आया हूँ, स्टार्टिंग से वीडियोस बना रहा हूँ। चैप्टर 2 बनाएंगे हम, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। और शुरू करते हैं इसको। देखो, बहुत आसान टॉपिक है, ये चैप्टर ही बहुत ईजी है। पॉलिनोमियल को हम ऐसे लिखते हैं, px यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज़ इक्वल टू, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसी होती है? तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ऐसी, ax की पावर n प्लस bx की पावर n-1 प्लस cx की पावर n-2। ऐसे ही पावर को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। और भी है टर्म्स इसमें बहुत सारे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें कांस्टेंट आ जाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये कांस्टेंट टर्म तक जाए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पावर है वो आपकी हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, उसके बाद पॉलिनोमियल को मतलब पॉलिनोमियल जो होती है हमारी, उसमें दो चीज़ों को देखना पड़ता है कि कोई एक्सप्रेशन मेरा पॉलिनोमियल है या नहीं है। उसके लिए दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात हमारी ये कि पावर जो है किसी भी वेरिएबल की, पावर ऑफ वेरिएबल नेवर बी नेगेटिव। ठीक है। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है, पावर ऑफ वेरिएबल नेवर बी फ्रैक्शनल। पावर ऑफ वेरिएबल नेवर बी फ्रैक्शनल और डेसिमल। ना तो फ्रैक्शनल हो, फ्रैक्शनल और डेसिमल एक ही बात है। ठीक है, तो इन दो बातों का ध्यान रखना कि पावर हमारे वेरिएबल की नेगेटिव नहीं होती। अगर नेगेटिव है तो वो पॉलिनोमियल नहीं। ये बातें हम 9th में सीख चुके हैं। ठीक है। दूसरा, पावर फ्रैक्शनल और डेसिमल नहीं होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि हमारा गिवन एक्सप्रेशन एक पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन क्लास 10th में देखो, अच्छा अगर मैं 9th की बात करूँ इस पॉलिनोमियल चैप्टर में, तो 9th में हमने टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स भी देखे थे। यहाँ पर हमें नहीं देखना। 9th में देखा था कि टर्म के बेसिस पे हमने 3 नाम दिए थे, फिर डिग्री के बेसिस पे 3 नाम दिए थे। टर्म के बेसिस की बात करी जाए तो मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है। और डिग्री के बेसिस पे बात करी जाए तो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। इस चैप्टर में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिनोमियल पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एनसीईआरटी वालों ने 1-2 क्वेश्चन स्टार मार्क करके क्यूबिक पॉलिनोमियल का दे रखा है और बोल रखा है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। तो हम भी सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे ही ध्यान देंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax² प्लस bx प्लस c। ठीक। अब इस पॉलिनोमियल को अगर हम सॉल्व करेंगे, इस फॉर्म के पॉलिनोमियल को, इसको क्वाड्रेटिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डिग्री कितनी है इसकी? 2। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब हम सॉल्व करते हैं और 0 के इक्वल रख के उससे वैल्यू निकालते हैं x की, तो वहाँ से हमें x की 2 वैल्यू निकलती है। तो x की जो 2 वैल्यूज़ आती है वो कौन कौन सी होती है? एक वैल्यू को हम बोलते हैं अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू को बोलते हैं बीटा। अब ये अल्फ़ा और बीटा क्या है हमारे? तो इनको बोला जाता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। रूट तो खैर इक्वेशन का होता है, तो आप अभी इसको जीरोज ही बोलो। जब हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे वहाँ पे बताऊंगा रूट्स के बारे में। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये हो गया। अब ये जो पॉलिनोमियल के अल्फ़ा और बीटा जीरोज हैं और ए बी सी कोफिशिएंट्स हैं, इनके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। दो रिलेशन है, एक है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। एक तो है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और दूसरा है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ये 2 रिलेशन है। बस इस पे क्वेश्चन दे रखा है तुम्हारे आंसर। हाँ, एक बात और बोल रखी है उन्होंने कि अगर तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बनाना है तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला दे रखा है।
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मतलब सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, और प्लस उसके बाद लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा विच इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स, अल्फा प्लस बीटा और प्लस में अल्फा बीटा। ठीक है, तो ऐसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। ठीक है बच्चों। हाँ तो देखो बच्चों, पहली एक्सरसाइज जो दे रखी है एनसीईआरटी में 2.1 एक्सरसाइज, उसमें कुछ ग्राफ्स बना रखे हैं उन्होंने। कुछ पॉलिनोमियल के ग्राफ बनाए हैं और उस ग्राफ को देख के कहा गया है कि बताओ इस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो होंगे। तो जैसे कुछ एक आध ग्राफ मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जैसे उन्होंने एक ग्राफ ये बनाया, कहते हैं ये जो ग्राफ बने हमारे ये हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और जो ग्राफ है वो किसका है, पी एक्स का ग्राफ है। तो इनका कहना है बताओ इसमें कितने जीरोज़ हैं। तो जीरोज़ को चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ता है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार क्रॉस कर रहा है, काट रहा है। तो 1 2 और ये 3, तो इसके कितने जीरोज़ होंगे, जीरोज़ ऑफ नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ नंबर ऑफ जीरोज़ ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 3। ऐसी अगर कोई और ग्राफ देखें हम, ये रहा। अब इसे बोले इसमें कितने जीरोज़ हैं, तो यहाँ देखो ये कितनी जगह क्रॉस कर रहा है हमारा, 2 जगह। तो नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, ये हो गए। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज़ कितने हो जाएंगे, एक भी नहीं है। नंबर ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ को देख के आप ये पता कर सकते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल के कितने जीरोज़ हैं। उसके बाद अगर अगली एक्सरसाइज की बात करी जाए, यानी कि एक्सरसाइज 3.2 की बात करी जाए, सॉरी 2.2 की बात करी जाए, तो उसमें क्या क्या रखा उन्होंने, उसमें बोल रखा है कि एक पॉलिनोमियल दे रखे हैं, उसके जीरोज़ निकालो। जीरोज़ निकालने के बाद उनके कोफिशिएंट्स और जीरोज़ के बीच में रिलेशन बताना है आपको। ठीक है, तो करते हैं। ये तो बहुत आसान था, पहली एक्सरसाइज आपकी ख़त्म होगी, यही है पहली एक्सरसाइज में। ठीक है, और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, जीरोज़ फाइंड करेंगे। पहले तो एक पॉलिनोमियल देगा वो हमें, फिर जीरोज़ फाइंड करने और क्या करना है, उस जीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन बताना है, हमें वेरीफाई करना है। फाइंड द जीरोज़ ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स and verify the relationship between zeros and coefficients। ठीक है, पहला क्वेश्चन ले ले रहा हूँ मैं। ये लिया हमने 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। पहला क्वेश्चन ये है। तो इसके पहले तो हम जीरोज़ निकालते हैं। जीरोज़ यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो सबसे पहले। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना 9th में सीखा है, 8th में भी सीखा है। यहाँ पे क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाते हैं। ठीक है, तो यानी कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। अब इसको कैसे फैक्टराइज करा जाता है, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10 और प्लस है। देखो अब आपको दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना है आपका 10। तो आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 आ जाए और उनको प्लस कर दूं तो 7 आ जाए। तो वो नंबर है हमारे 5 और 2। 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके देखो 10 आ जाएगा और उन दोनों को ऐड करके देखो 7 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ मिडिल टर्म को तोड़ना, बाकी दो टर्म को एज इट इज लिखेंगे, यानी 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ 7 नहीं लिखना, 7 की जगह जो दो नंबर ढूंढने वो लिखेंगे। एक तो हमने 2x ढूंढा और दूसरा 5 ढूंढा और प्लस में 5। अब हम एक चीज़ नोट करोगे, इनको ऐड करो, देखो वही आ गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से करना है इसे। 2x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करो, क्योंकि 2x प्लस 5x प्लस 5। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा और x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस 1
यहाँ से 5 कॉमन आ जाएगा, x प्लस 1। ये दो हैं, इनसे कॉमन लेंगे और दिखाएंगे क्या बचा, और फिर इन दोनों से जो कॉमन आएगा वो लेके यहाँ दिखाएंगे क्या बचा। तो अब x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और 2x प्लस 5 दूसरे ब्रैकेट में। अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, इनके जीरोज़ निकालना चाह रहे हैं। तो जीरोज़ कैसे निकलते हैं, इनको 0 के इक्वल रख दो। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0 और दूसरा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आई -1 और 2x इज इक्वल टू -5 और x की वैल्यू कितनी है, -5/2। यानी कि ये दो क्या हैं, हमारे इस पॉलिनोमियल के जीरोज़ हैं। और जीरोज़ को क्या कहा जाता है, अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी होगी, -1 और बीटा की वैल्यू कितनी होगी, -5/2। अब अल्फ़ा बीटा मिल गए और ये होते हैं तुम्हारे a, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है और ये तुम्हारा c है। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ ये और ये। अब तुम्हें a b c और अल्फ़ा बीटा के बीच में जो दो रिलेशन लिखवाए हैं मैंने, वो वेरीफाई करवाने हैं। तो देखो पहला रिलेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो इसका LHS ले लो। LHS में है अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2। तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस 5/2। अब ले लो इसका एलसीएम नीचे बन लगा के, तो ये हो जाएगा आपका 2 -2 -5 -7/2। तो ये तो आया इसका लेफ्ट हैंड साइड, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को ऐड करके। अब RHS ले लो इसका। RHS में है -b/a। माइनस b की वैल्यू देखो कितनी है, 7 और a की वैल्यू कितनी है बेटा, 2। तो यहाँ लिख दो 2। तो देखो यहाँ LHS से भी वही आया हमारा और RHS से भी वही है। तो क्या लिखेंगे, LHS इक्वल्स टू RHS और लिखो वेरीफाई। और ऐसे ही दूसरा ले लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड ले लो। LHS में कौन है, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा कितना है, -1 और बीटा कितना, -5/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आया 5/2। तो LHS आ गया हमारा। अब RHS निकाल लो। RHS है c/a। c की वैल्यू कितनी है, 5 और a की वैल्यू कितनी है, 2। तो 5/2। तो यहाँ भी देखो वही हुआ, LHS इक्वल टू RHS और ये वेरीफाई। ठीक है, तो पहले क्या करना है आपको, मिडल टर्म स्प्लिट का यूज़ करके इक्वेशन फैक्टराइज करोगे। दो फैक्टर आए, दोनों फैक्टर को 0 के इक्वल रखेंगे, x की वैल्यूज़ निकालेंगे। एक वैल्यू को अल्फ़ा बोलेंगे, दूसरी वैल्यू को बीटा बोलेंगे। फिर a b c जो ये कोफिशिएंट और कांस्टेंट है वो, और अल्फ़ा और बीटा के बीच में मैंने रिलेशन लिखा रखा आपको। दो रिलेशन लिखाए थे, अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। इसको वेरीफाई कराना है। तो LHS कितना हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू पुट करी, बीटा की वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा तो कितना है, -7/2। अब RHS लेंगे विच इज़ -b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू 7, a की वैल्यू 2, तो 7/2। तो देखो दोनों इक्वल आ गए। ऐसे अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, -1 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -5/2। मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2। RHS c/a, यानी कि यहाँ भी 5/2। तो ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो अभी से मैं दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और तुम्हारी बुक में 6 क्वेश्चन है टोटल, जिसमें 3 तो एक जैसे हैं और 2 थोड़े से अलग दे दिए उन्होंने। मैं वो भी ले लेता हूँ। वो 2 क्वेश्चन हैं। पहला है हमारा 8u², क्वेश्चन नंबर 2। पॉलिनोमियल दे रखा है 8u² प्लस 4u। कहता है इसको फैक्टराइज करो, तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है। ये पॉलिनोमियल u का है तो इसको pu लिख दिया, 8u² प्लस 4u। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं लगेगी, क्योंकि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वहीं लगेगी जहाँ पर हमारे पास 3 टर्म होंगे। यहाँ तो सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ पे कोई और तरीके से इसको सॉल्व करना है और u की वैल्यू निकालनी है। तो देखो, अगर मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं निकलता है तो कॉमन लेने की कोशिश करो, अगर कुछ कॉमन आ जाता तो देखो ये 8 है, ये 4 है, 4 कॉमन आ जाएगा और साथ में u भी कॉमन आ गया हमारा। तो अगर 4u कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 है ना। 4 कॉमन लूँगा तो 2 बचेगा और एक u निकाल लिया तो एक u बच गया।
अगर ये 4u पूरा निकल गया तो क्या बचेगा 1। तो ये हमारे दो फैक्टर हो गए, एक ये और एक ये, इनको 0 के इक्वल रख दो। तो 4u इक्वल टू 0, 2u प्लस 1 इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू 0/4, u की वैल्यू 0। ऐसे यहाँ से 2u इक्वल टू -1 और u की वैल्यू -1/2। तो ये हो गया तुम्हारा अल्फ़ा, ये हो गया तुम्हारा बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू -1/2। और अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना, उससे पहले ए बी सी के बारे में जान लेते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ज़रा ध्यान से देखो क्या होती है। ax², यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, ax² प्लस bx प्लस c, यानी कि a कौन होता है, जो स्क्वायर वाला टर्म होगा उसके साथ जो होगा वो a होता है, जिस पे स्क्वायर नहीं होता उसके साथ वाला b होता है, और जिस पे x ही नहीं होगा वो c होता है। तो यहाँ पर पहचानो अगर, तो स्क्वायर वाले के पास कौन है 8, तो यानी a की वैल्यू 8 हो गई। फिर पावर 1 वाले के पास कौन है 4, तो ये b हो गया, b की वैल्यू 4 हो गई। और कांस्टेंट टर्म जो इसमें है वो तो इसमें है ही नहीं है, तो इसलिए c की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। अब a b c निकालने के बाद वेरीफाई करा लेते हैं। पहला रिलेशन क्या है हमारा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a LHS। अल्फ़ा कितना है 0 प्लस बीटा कितना है 1/2, सॉरी -1/2। तो ये आंसर अगर 0 में ही ऐड करेंगे तो -1/2 ही आएगा। अब ऐसी RHS ये होता है -b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी निकाली है 4 और a की वैल्यू कितनी है 8, तो ये 8। तो यहाँ भी कितना है -1/2 और देखो बराबर LHS इक्वल टू RHS। ये पहला वेरीफाई। अब दूसरा, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a, इसका LHS ले लेते हैं। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा है हमारा 0 और बीटा कितना है हमारा -1/2, और मल्टीप्लाई करोगे 0 इंटू एनीथिंग इक्वल टू 0। अब RHS ले लो, ये होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू कितनी है 8। c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 8, ये भी कितना है 0। तो यहाँ भी देखो बेटा LHS इक्वल टू RHS, और दोनों रिलेशन हो गए वेरीफाई। तो ये दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना। इसमें क्या करना था, मिडिल टर्म स्प्लिट क्यों नहीं लगा इसमें, क्योंकि इसमें टोटल 3 टर्म थे ही नहीं, और तीन टर्म जब नहीं होते तो कुछ एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट से हट के। तो वो क्या, मेरे को यहाँ दिखा कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन ले लिया, 2 फैक्टर बना लिए, इसको भी 0 के इक्वल रखा, इसको भी 0 के इक्वल रखा। यहाँ से u की वैल्यू 0 आई, यहाँ से u की वैल्यू -1/2 आई। तो जो ये 0 है इसको बोला अल्फ़ा, ये हमारा हो गया बीटा। अब अल्फ़ा और बीटा तो पता चल गए, अब a b c की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के दिखाई। स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ तो ये तुम्हारा a है, ये b है, c इसमें है ही नहीं, तो इसलिए a b c की वैल्यू कितनी 0। और रिलेशनशिप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों को ऐड करोगे तो इतना आया। फिर है -b/a, माइनस का माइनस, b की वैल्यू कितनी है आपकी 4 और a की वैल्यू कितनी है 8, -4/8 कैंसिल करोगे -1/2, दोनों इक्वल हो गए। ऐसे ही अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, लेफ्ट हैंड साइड लिया अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -1/2, दिस इंटू दिस 0, c/a, c की वैल्यू 0 और a की वैल्यू 8, तो 0/8 इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। और ऐसे ही एक और क्वेश्चन है तुम्हारी बुक में जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगेगा, वहाँ पर है t² -15, ये पॉलिनोमियल दिया उन्होंने। तो उसको फाइंड करने के 2 तरीके हैं वहाँ पे, मैं दोनों बताता हूँ आपको, जो आपको अच्छा लगे वो कर लें। t², थर्ड क्वेश्चन है, t² -15, तो यानी कि इसको बोलेंगे p ऑफ t इज इक्वल टू t² -15। देखो ये हो गया t², -15 को क्या लिख देते हैं, √15 का होल स्क्वायर, है ना। क्यों, क्योंकि
रूट से स्क्वायर कट सकता तो मैं उसको ये लिख सकता हूँ। ऐसा क्यों करा? ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाए। यहीं अगर प्लस होता ये तो नहीं कर पाते, तब कोई फ़ायदा ही नहीं होता ये करने का। माइनस था इसलिए कर दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इससे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, और दो फैक्टर बनने के बाद इनको ज़ीरो के इक्वल रख दो। और टी प्लस रूट 15 इक्वल टू ज़ीरो और टी माइनस रूट 15 इज़ ऑल्सो ज़ीरो। यहाँ से टी की वैल्यू आ गई माइनस रूट 15 और यहाँ से टी की वैल्यू आ गई प्लस रूट 15, यानी अल्फ़ा की वैल्यू माइनस रूट 15 और बीटा की वैल्यू रूट 15। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं किसको अल्फ़ा ले किसको बीटा। बेटा किसी को भी अल्फ़ा किसी को भी बीटा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई सा भी हमारा अल्फ़ा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। किसी को अल्फ़ा लेना है किसको बीटा लेना है, ऐसा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये हो गया। अच्छा, अब इसमें भी ए और बी और सी की वैल्यू निकालते हैं। फिर से अगर मैं कंपेयर करना चाहूँ तो इसको क्या लिखूँगा? देखो, अगर टी की फॉर्म में लिखूँ तो ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी। ज़रा बताओ कंपेयर करके ए की वैल्यू कितनी? ए मेरा क्या होना चाहिए? ए है मेरा, तो ए क्या है? जो टी स्क्वायर के पास है वो ए है, तो इसमें टी स्क्वायर के पास क्या है? 1। अगर कोई नंबर नहीं है तो हम 1 मान के चलते हैं, तो ए की वैल्यू 1 हो गई। दूसरा, बी की वैल्यू कितनी है? तो बी कौन होता है? जो टी के साथ होता है, तो इसमें टी नहीं है, देखो, है ना, टी नहीं है, तो इसका मतलब 0, क्योंकि देखो इसको मैं ये लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 15, ठीक है बच्चों। तो टी के साथ कुछ नहीं है तो इसलिए 0, तो बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू है हमारी माइनस 15। अब वेरीफाई कराते हैं रिलेशन इसका। पहला है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, LHS। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है? माइनस रूट 15 प्लस बीटा कितना है? प्लस रूट 15, ये कट गया 0। RHS में माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी की वैल्यू कितनी है? तो बी की वैल्यू 0 और ए की वैल्यू 1, यानी 0/1। 0/1 मतलब 0, तो क्या लिखेंगे? LHS इक्वल टू RHS। पहला रिलेशन वेरीफाई। अब दूसरा, अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, LHS ले लो। अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो रूट में अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो वो रूट से बाहर निकल जाता है, यानी कि ये हो जाएगा आपका माइनस। चाहो तो ऐसे दिखा सकते हैं हम, रूट 15 का स्क्वायर और इससे ये कट गया तो 15 आ गया आपका, तो यानी कि LHS से तो 15 आया। अब RHS देखते हैं, C/A। तो C की वैल्यू कितनी है इसमें? C है आपका माइनस 15 और A की वैल्यू कितनी है? 1, माइनस 15/1। तो यहाँ भी कितना है? माइनस 15। तो अब देखेंगे LHS और RHS इक्वल है और ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ भी 3 टर्म नहीं थे, इसलिए यहाँ भी मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं लगा। तो वही मैं बताना चाह रहा हूँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वहीं यूज़ करेंगे हम जहाँ पर 3 टर्म होंगे। अगर 3 नहीं है तो देखो, एक बार मैंने B गायब करके दिखाया आपको, जिसमें इसमें देखो B नहीं है, और जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें C नहीं था। और अगर A गायब करना है मतलब वो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, फिर तो वो लीनियर है, ठीक है ना। इसीलिए हम शुरू वाले को गायब नहीं कर सकते। एक बार उन्होंने B हटा के दिखा दिया आपको, एक बार C हटा के दिखा दिया। B हटेगा तो कैसे करना वो आप देख लिया आपने, और C हटेगा तो कैसे करना वो मैंने दिखा दिया आपको, ठीक है बच्चों। थैंक यू।